हेलो। यस सर। क्या नाम है आपका? माय नेम इज नीरज कुमार नाथ सर। तो आज से हम एक पहले मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा। माय नेम इज निशांत और मैं बाय प्रोफेशन एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं जो 2006 से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, अकाउंटिंग, लाइजनिंग और जो ट्रेडमार्क बाकी सारे लीगल कामों में बिजनेस से रिलेटेड कंसल्टेंसी में इन्वॉल्व हूं। इससे पहले आई प्लैब करके इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा, उसका जो फाउंडर मेंबर। तो आज से हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है वीएमई क्लासेस। क्या नाम है? वीएमई क्लासेस। और इसमें हमने एक एजुकेशनल पोर्टल बनाया है classes.com के नाम से। ठीक है, जो कि एक क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन पोर्टल है, वेबसाइट है। इसमें आप जाके वेरियस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जेएसपी एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया जिसका नाम दिया है जॉब श्योरिटी प्रोग्राम। और ये जॉब श्योरिटी प्रोग्राम आपकी जॉब को पक्का करता है। कैसे पक्का करता है? जैसे कि आपको पता है कि इन दिनों सबसे ज्यादा जो अगर जॉब वैकेंसियां कहीं आ रही हैं तो वो अकाउंट सेक्शन में आ रही है। अब अकाउंट सेक्शन में आपको काम करने के लिए, अकाउंटिंग फील्ड में काम करने के लिए, अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ आपके अंदर, कुछ आपको एक स्किल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, वो सारी स्किल्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीएमई की क्लासेस के पोर्टल पे आप प्राप्त कर सकते हैं। आप वो स्किल्स क्या क्या चाहिए होते हैं? अगर एक आप अच्छे अकाउंटेंट और एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक कोई सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम टैली और बिजी दो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज देंगे। उसके साथ साथ आपको टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम आपको जीएसटी, इनकम टैक्स में अपना टीडीएस के साथ साथ आपको आईटीआर की, ये सारी नॉलेज हम आपको देंगे। तीसरा फिर है आपको ऑफिशियल टूल्स की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। ऑफिशियल टूल्स में मतलब हो गया आपका एक्सेल, एडवांस एक्सेल रिपोर्टिंग जो करने के लिए आपको चाहिए। तो ये सारा काम आपको आना चाहिए कि अकाउंटेंट बनने के लिए, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये जो जॉब श्योरिटी प्रोग्राम है ये हम लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन मात्र 499 में। 499 आप पे करके ये सारे कोर्सेज को सीख सकते हैं। आप अपने आप को ना अनम्यूट कर दीजिए ताकि आपके क्वेश्चन और क्वारी में ले सकूं, पर ये कोशिश कीजिएगा कि पीछे से बैकग्राउंड से कोई नॉइज ना आए, तो नहीं तो फिर सबको ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये जॉब श्योरिटी प्रोग्राम है जिसकी आज पहली क्लास है। और इस 49 इस पोर्टल का, हमने इस पोर्टल को डिजाइन किया है कि हम चाहते हैं कि एजुकेशन हर कोने कोने तक पहुंचे और बहुत कम दामों पर पहुंचे, ताकि हर जो भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से वीक भी हैं उन तक भी हम अपने नॉलेज को पहुंचा सकें जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया है अपने 10-15 सालों में। ठीक है, तो जॉब श्योरिटी प्रोग्राम, इसके अलावा भी आप पोर्टल पे मात्र 499 पे करके मोर देन 20 कोर्सेज जो आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडमार्क, आरओसी, बहुत सारे अपकमिंग कोर्सेज हैं जो टाइम टाइम पे आते रहेंगे। वो सारे आप इसी में एक्सेस कर सकते हैं। तो 499 पे करके आप पोर्टल पे जितने भी कोर्सेज हैं सबका एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक्सेस आपको दिया जाएगा वीकली, हर संडे। इस संडे हमने क्लास रखी है, बाकी 15 तारीख से हमारी मॉर्निंग में 9 to 10 क्लास होगी। और हर वीक में हर संडे को हम एक डाउट सेशन रखेंगे
जिसमें जो आपके पूरे साल के पूरे मंथ वीक के डाउट हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफिस में कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है तो वो सारी चीजें आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं और जो हमारे अकाउंट्स के ट्रेनर हैं मनोज जी, दोनों बैठेंगे और आपकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। हेलो, तो आज से हम शुरू करें फिर अपना जॉब शॉर्टी प्रोग्राम में। आज में जो मैं अपना टॉपिक है मेरा वो है जीएसटी ओवरव्यू। जीएसटी ओवरव्यू पे जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सबको पार्टिसिपेट करना है अगर आपको सीखना है तो टैक्सेशन। कोई मेरे को बताएगा मीनिंग ऑफ टैक्स क्या होता है? व्हाट इज टैक्स? टैक्स होता क्या है? कर। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम कर देते हैं, तो वो टैक्स होता क्या है? और गवर्नमेंट को दिया जाने वाला अमाउंट, हाँ, गवर्नमेंट को जो हम अपना इनकम का सरप्लस देते हैं, हाँ और जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं जो अमाउंट पे करना होता है उसको हम टैक्स करते हैं। बिल्कुल, जो हम टैक्स पे करना होता है उसको हम टैक्स कहते हैं। कोमल ने लिखा है द मनी दैट you have to pay to the government so it can be provided public services. Very good. संजीत ने लिखा वो पैसे जो सरकार द्वारा लिए जाते हैं किसी आदमी से, किसी कंपनी से। तो कंपनी मैंडेटरी नहीं है किसी से भी। तो इसकी बेसिकली आप टैक्स की डेफिनेशन कहीं पर भी ढूंढेंगे। जो पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा आएगा पढ़ाने में, मुझे भी और आपको भी पढ़ने में। तो आपको आता हो या ना आता हो, फिर भी आप कोशिश करनी है कि जो भी आपके दिमाग में डाउट है वो सारी चीजें आप डिस्कस करें। तो इस टैक्स की डेफिनेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट जो कंपल्सरी पेमेंट की जाती है उसे टैक्स कहते हैं। ठीक है जी, ये कहीं हद तक ठीक है। तो इसका जवाब है मीनिंग ऑफ टैक्स का कि एनी कंपल्सरी पेमेंट क्या है? एनी कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट under any law is called tax. तो इसका क्या जवाब है? कोई भी कंपल्सरी पेमेंट किसको की जाती है? कोई भी कंपल्सरी पेमेंट किसको की जाएगी? गवर्नमेंट को। ठीक है, किसी कानून के तहत उसको क्या कहेंगे? टैक्स कहेंगे। ठीक है ना, ऑप्शनल नहीं है ना, आपको देनी ही देनी है। जैसे इनकम टैक्स ऐसा नहीं है ना, ऑप्शन है। तो क्या है? ये कंपल्सरी पेमेंट है। किसको दी जाती है? गवर्नमेंट को दी जाती है। ठीक है, किसके तहत? एक कानून के तहत, है ना। उसे क्या कहते हैं? टैक्स के। अब मेरे को ये बताओ गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, है ना। थोड़ा सा हटके हम कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सारी चीजों को डिफाइन करने में। तो उसके भी थोड़ा थोड़ा जहां जहां टच मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और स्टेट गवर्नमेंट होगी। अपनी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? 29 थे। आप कितने हैं? 28। मोदी जी ने घटा दिया। कौन सा घटाया? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, करेक्ट। जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा हटा दिया गया। वो क्या बन गई है? उसके दो भाग कर दिए, दो यूनियन टेरिटरी बन गई, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लेह एंड लद्दाख। और यूनियन टेरिटरी कितने की है? कितनी है हमारे पास? 8। यूनियन टेरिटरी 8 है। पहले 7 थी, फिर उसमें 2 ऐड हो गई, जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख। कितनी होगी? 9। फिर दादर एंड नागर हवेली
उसको मर्ज कर दिया गया, दमन एंड दीव दो को मर्ज करके एक बना दिया गया, तो हमारी यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई? 8। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी है? एक है सर। एक ही है, बिल्कुल करेक्ट। वो तो एक ही रहेगी। अच्छा, कंट्री है ना, दो तरह की होती है बेटा, एक होती है यूनियन और एक होती है फेडरेशन, है ना। जी सर। यूनियन होती है जहां एक ही सरकार होती है, जैसे कि यूके, फ्रांस, ये क्या है? यूनियन कंट्री है। और यूनियन कंट्री में कोई भी लॉ पास करना बहुत आसान होता है ना। इंडिया क्या है? फेडरेशन कंट्री है। और फेडरेशन कंट्री में क्या होता है? सेंटर की पावर अलग होती है और स्टेट की पावर अलग होती है। जब पावर्स अलग अलग हो जाती है तो पावर क्लैश भी अलग अलग होने लग जाता है ना। तो इसलिए यहां पर कोई भी लॉ पास करना आसान नहीं है। तो क्या आप देखेंगे जीएसटी कब से चल रहा था? 2001 से इसको स्टार्ट करने का शुरुआत हुई थी और पास हुआ। फिर कब पास हुआ? 17 1/7/2017 में। कितने साल लग गए? क्यों? 16। जो चीज स्टेट और सेंटर आपस में ही भिड़ते रहते हैं। अब दिल्ली में देखो, दिल्ली में हमारे सीएम साहब हैं और पीएम जी हैं, आपस में इनका किसी ना किसी बात को विवाद पे चलता ही रहता है ना। तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट के बारे में बात करी। अच्छा, लॉ किसे कहते हैं? लॉ जिसको पार्लियामेंट पास करते पास हैं। किया जाए, बिल्कुल ठीक, पास बाय द पार्लियामेंट, Unprecedented। है ना। जैसे पार्लियामेंट पास करती है। ठीक है। अब टैक्स कितने के तो टाइप ऑफ, हमने टैक्स तो जान लिया। अब टैक्स क्या होता है? टैक्स दो टाइप का होता है, बचपन से सुनते आ रहे होगे आप ये तो। एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सीधा गवर्नमेंट को जो जाता है। डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच ए पर्सन ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन होता है? जहां पर दिया हम किसी और जाता है और बर्डन कोई और शिफ्ट हो जाता है। मतलब हम, है ना, टैक्स विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय एनी पर्सन बट द बर्डन ऑफ विच इज शिफ्टेड टू द अनदर पर्सन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ जिसको दिया जाता है डायरेक्ट टैक्स उस पर ही लगता है। या सिंपल भाषा में हम पकड़े, तो सिंपल सी भाषा में पकड़े तो जो गुड्स एंड सर्विस पे जो टैक्स लगता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और बाकी सब पे जो बन गया, वेल्थ हो गया, इनकम हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, वो सब पे जो टैक्स लगता है वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। इनकम पे, वेल्थ पे, प्रॉपर्टी पे, ये सारी चीजों पे क्या लगता है? डायरेक्ट ठीक है। और जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। इंडायरेक्ट। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। आ रहा है समझ में यहां तक? यस अभी सर। मैंने क्या क्या बताया, मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे। टैक्स, हाँ, क्या बताया अभी? एक तो टैक्स के बारे में बताया कि व्हाट इज टैक्स। तो मैंने क्या बोला? एनी कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ इज कॉल्ड टैक्स। फिर मैंने आपको एक डेफिनेशन पढ़ाई कि भाई गवर्नमेंट के बारे में बताया, लॉ के बारे में। लॉ क्या होता है? जो पार्लियामेंट में पास होता है ना। आपने बचपन से एक शब्द पढ़ा होगा, बचपन से क्या, हमेशा कहीं ना कहीं आपको सुनने में आ ही जाता होगा ये शब्द, क्या लिखा है ये मैंने? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या है? तीन बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं, क्या क्या? जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। बिल्कुल सही जी।
पहली लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरी एग्जीक्यूटिव बॉडी और तीसरा जुडिशियल बॉडी, है ना। इनका क्या काम होता है? इसको बोलते हैं लॉ मेकिंग बॉडी। क्या बोलते हैं? लॉ मेकिंग बॉडी। और इसको क्या बोलते हैं? उस कानून को क्या करते हैं? इंप्लीमेंट कराते हैं, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी। और तीसरा क्या होता है? जुडिशियल बॉडी। कोई विवाद हो गया, है ना, कोई विवाद पैदा हो गया तो उसको कौन सॉर्ट आउट करवाएगा? कोर्ट। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जानकारी थी। अच्छा, अब सारी चीजें तो अच्छी चल ही रही थी, पहले भी देश चल रहा था, आज भी देश चल रहा है, तो ये जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? बताओ, एग्जाम्पल दो। व्हाई दिस जीएसटी लॉ इज नीडेड? जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आइडिया दो कोई। क्योंकि सर पहले एक्चुअली इंडियन टैक्स के ऊपर बहुत सारे इंडियन टैक्स था पहले, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स और वैट ये सब वगैरह था। तो इसके ऊपर एक बर्डन हो जाता था सर, एक एक्साइज के ऊपर और भी कस्टम लगता है, जो भी वैट लगता है इसके ऊपर, मैंने बहुत सारा सर बर्डन हो जाता था। तो एक आदमी के उसका थोड़ा दिक्कत होता था, इसलिए अभी जीएसटी के एक कट करके इंडियन टैक्स जो है जीएसटी ला गया। अच्छा, और कोई अपना व्यू पॉइंट? जिन्होंने बहुत सारे टैक्सेस हो जाते थे, इस वजह ये लाया गया। बोलो। जी सर, वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी लाने के लिए। वन नेशन वन टैक्स, बहुत बढ़िया। 2 पॉइंट और बताओ। बेसिकली इसके 4 रीजंस थे। कितने रीजन से? 4। पहला था मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। ये इन्होंने रीजन बताया ना, जो बहुत सारे टैक्सेस थे, उन टैक्सेस को क्या किया? मर्ज किया गया। उनको क्या किया गया? मर्ज कर दिया गया। बहुत सारे, वैट हो गया, एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, 21 से ज्यादा टैक्सेस थे जिन्हें मर्ज किया गया। ठीक है। दूसरा, टैक्स कैस्केडिंग। दूसरा था क्या? टैक्स कैस्केडिंग। टैक्स कैस्केडिंग मतलब डबल टैक्सेशन, टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है। फिर क्या होता था? जब जितने ज्यादा टैक्सेस होते थे उतने सारे डिपार्टमेंट हो जाते थे, तो क्या होता था? कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था। क्या हो गया था? कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, है ना। इतने सारे डिपार्टमेंट से डील करो। अब कितने डिपार्टमेंट से डील करते हैं? सिर्फ हम जीएसटी से। ठीक है। और चौथा इन्होंने बताया कि रेट अलग अलग है, तो हमने क्या किया? यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट्स। जैसे मार्कर है, इस मार्कर का प्राइस पूरी इंडिया में एक ही रहेगा, है ना। अगर कम होगा तो पूरी इंडिया में कम होगा, इंक्रीज होगा तो पूरी इंडिया में इंक्रीज होगा। ठीक है ना। तो ये 4 रीजंस थे जिस वजह से जीएसटी लाना पड़ा। बताओ कितने रीजन थे? नंबर से याद रखेंगे, 4। कौन कौन से 4 रीजन? मल्टीपल टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस थे। सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, ऑक्ट्राई, बहुत सारे टैक्सेस थे। फिर टैक्स ऑन टैक्स लगता था। फिर कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट से डील करना पड़ता था, और रेट भी अलग अलग होते थे, है ना। अब आप इन चारों का मतलब आपको समझ में आया? यस सर। है ना। अब हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये चारों कैसे थे। ठीक है। उसके लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा। हम एक अप्रॉक्स, आप जानते हैं पेट्रोल और डीजल की कैलकुलेशन कैसे होती है? नहीं सर, नो आइडिया। इससे आपको पता चलेगा कि हम अप्रॉक्स है, ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं, पर आपको आइडिया मिलेगा कि पेट्रोल और डीजल अभी जीएसटी में नहीं है, आप सबको पता होगा, है ना। और क्यों नहीं है ये भी रीजन पता चलेगा। और ये चारों कारण जिस वजह से जीएसटी को लाया गया, ये चारों कारण ये भी यहां से डिफाइन हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं। लेट सपोज, सबसे पहले सर? क्या होता है? जब पेट्रोल और डीजल बाहर से इंपोर्ट होता है तो इनकी जो बेसिक कॉस्ट होती है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, है ना। कॉस्ट दोनों में सेम रहती है। ठीक है। तो आप बाहर
इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीजल की या पेट्रोल की गाड़ी है, ये इंडिया में अलग अलग है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, सर पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी नहीं लगता तो इतना प्राइस हाइक क्यों होता है सर, इतना अलग वही अलग तो बता रहा हूं मैं, वही तो बता रहा हूं। ये पेट्रोल और डीजल की कैलकुलेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि भाई हमारा जीएसटी से ये क्यों बाहर है, इसके प्राइस हाई क्यों है और जीएसटी लाने की क्यों जरूरत पड़ी। ये सारी कैलकुलेशन इस चीज से पता चल जाएगी। ओके सर। तो लेट सपोज हमारा जो बेसिक कॉस्ट है 35 रुपये, जब हम क्या करते हैं बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। अब इसमें आप 10 रुपये रिफाइनरी के एक्सपेंस लग जाते हैं, इसमें 10 रुपये और इसमें अप्रॉक्स 8 रुपए के आसपास। कितने हुए जी टोटल? ये 45 हो गया और ये बोलो 43, ठीक है। फिर इसमें सेंट्रल के टैक्सेस लगते हैं, जो कि इसका सेंट्रल के टैक्सेस लगते हैं और इसका करीबन 60% के आसपास होता है। बताओ जी कितना हो गया? और ये 40% के आसपास। बताओ जी कैलकुलेट करके कितना हुआ? सर 2745 का। 27, ये एक सेकंड सर, 43 इंटू 40%, 17.2। 70 ले लो, ठीक है। ये कितना हो गया अब? ठीक है जी, यहां तक आया। हमने सबसे पहले क्या लगाया? रिफाइनरी के एक्सपेंस लगा दिए, ये हमारी बेसिक कॉस्ट है। सबसे पहले रिफाइनरी के एक्सपेंस लगा दिए और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस लगा दिए। फिर इस पे क्या लगाया? पेट्रोल पंप मालिक का कमीशन लग गया, पेट्रोल पंप का कमीशन लग गया। इस पे लगता है 2.5 रुपए के आसपास, या कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसको 3 रुपए करते हैं, 50 पैसे से क्या फर्क पड़ता है, और इस पे 2 रुपए करते हैं। कितना हो गया जी? 75 और ये 62, है ना। फिर करीबन इसका 15 से 20% के आसपास क्या लग जाता है? वैट, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे और ये स्टेट के, तो ये करीबन कितना लग जाता है? 15% के आसपास। तो आप 15% इसको कैलकुलेट करेंगे, बताओ कितना आएगा? करीबन 21 रुपए के आसपास आ जाएगा। 15 से 20 के बीच में लगता है, तो ये कितना हो गया? 96। और इस पे लगता है करीबन 17% के आसपास, तो ये 19 रुपए के आसपास कहीं लगेगा। तो ये कुछ ऐसे क्या होता है, प्राइस डिफाइन होता है। अब बेसिक कॉस्ट चेंज होती रहती है, टैक्सेस लगे रहते हैं। कुछ ये कैलकुलेशन है, रफ कैलकुलेशन है, इज नॉट एग्जैक्ट वन, रफ कैलकुलेशन है किसकी? पेट्रोल और डीजल की। अब आप देखो हमें जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब आप देखो, पहला रीजन क्या था बताओ? पहला रीजन क्या था? मल्टीपल टैक्स। पहले क्या था? मल्टीपल टैक्सेस। ये तो देखो आप, ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे टैक्सेस है जो 60% बन रहे हैं। इसमें ग्रीन टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है, एक्साइज लगती है, वो सारा पर लगता है। ये तो कितने सारे टैक्सेस हो गए, है ना। फिर वैट के भी 2-3 काफी सारे टैक्सेस है मिला के, तो मल्टीपल टैक्स हो गए। क्या हो गए? बहुत सारे टैक्स हैं। और मल्टीपल टैक्स को किसने खत्म किया? जीएसटी ने। पहला रीजन समझ में आया, है ना। यस सर। यहाँ पर मल्टीपल टैक्सेस लग रहे हैं ना, ये हमने जीएसटी से खत्म कर दिया। अभी पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर नहीं है, तो अभी जो एज इट इज यहाँ जो टैक्सेस पहले लग रहे थे, आज भी वही टैक्सेस लग रहे हैं और लगते रहेंगे जब तक गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं होगी। क्योंकि गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है, दोनों में इच्छा शक्ति का अभाव है। वो चाह रहे हैं क्यों लाएं, है ना। बाकी कोई ना रीजन नहीं है कि ना लाएं तो अच्छा ही होगा, चीजें और आसान होगी, प्राइस कंट्रोल करने में आसान होगा, है ना। अब यही तो वेरिएशन होता है। आपने देखा ना, कई स्टेट्स में पेट्रोल का दाम कुछ और है, कई स्टेट्स में कुछ और है।
क्यों है? क्योंकि जिस स्टेट में, कई स्टेट वैट का रेट अपने आप स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो हर राज्य ने वैट की अलग अलग स्टेट अलग रेट डिसाइड कर रखे, इसीलिए आप मुंबई साइड चले जाओ तो 110 रुपए के आसपास आपको प्राइस मिलेगा, दिल्ली में 96 है, यूपी में कुछ और है, हर जगह थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि इस पे वैट लगता है, यहाँ वैट चार्ज होता है, और वैट स्टेट का होता है अपना। ठीक है? अच्छा सर, एक क्वेश्चन है हाँ जी, हाँ जी, सर, रिफाइनरी एक्सपेंस इम्पोज कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट? हाँ जी। अच्छा सर, वो सर अलग अलग स्टेट पे अलग होगा, ये भी सेम ही होगा सर? वो सेम ही रहता है। अच्छा अच्छा। जो जो वैट होता है वो स्टेट हाँ। गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस, रिफाइनरी एक्सपेंसेस, ये तो आपस में गवर्नमेंट का, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल तो होता ही है उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से तो 500 रुपए बना देंगे, वो तो है ना, तो वो कंट्रोल रहता है, कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट वगैरह तो अपने हाथ में ही रखते हैं वो। ठीक है जी। तो ये पहला कौन सा रीजन हो गया हमारा? मल्टीपल टैक्सेस। दूसरा क्या हो गया? टैक्स कैस्केडिंग। कैस्केडिंग मतलब डबल टैक्सेस। अब आप नोटिस करो, ये जो बात, जो ये 75 रुपए आया है, जिसके ऊपर क्या लगा? वैट। दिख रहा है आपको? ये 75 रुपये है, जिसके ऊपर क्या लग रहा है? वैट लग रहा है। अब इस 75 रुपये में ये 27 रुपए का टैक्स भी तो इंक्लूड है। पॉइंट समझ रहे हो? कि जो नीचे 75 रुपीज है, इसमें 27 रुपए का टैक्स भी तो इंक्लूड है ना? टैक्स इंक्लूड है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इस 75 रुपए पे हमने ये परसेंट 21 रुपए चार्ज किया, तो इसका मतलब ये 27 रुपए भी चार्ज हो गया। हेलो? यस सर। यस सर। पॉइंट समझे मेरा? ये 75 रुपए पे हम जो वैट चार्ज कर रहे हैं, इस 75 रुपए में ये 27 रुपए भी इंक्लूड है ना? जबकि 27 रुपए क्या है? टैक्स है। तो एक तरह से हम क्या दे रहे हैं? टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। टैक्स कैस्केडिंग हो गई है, और ये कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ने का बहुत बड़ा रीजन होता है। इधर देखो, अब ये जो 60 रुपी के ऊपर हम जो वैट चार्ज कर रहे हैं, 62 जो हमने कॉस्ट निकाला, इसमें 17 रुपी इंक्लूड है। तो लोग बाग बोलते हैं, भैया प्रोडक्ट पे आप टैक्स लो ना, टैक्स के ऊपर टैक्स क्यों ले रहे हो? इसी को क्या बोलते हैं? टैक्स कैस्केडिंग। तो इसको किसने खत्म किया? जीएसटी ने। जीएसटी। अब यहां पर देखो, हमें कितने डिपार्टमेंट से डील करना पड़ा था यहाँ पर। पहले कस्टम, एक्साइज, है ना, ग्रीन टैक्स, इधर वैट के टैक्सेस, परचेज टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस होते थे, सर्विस टैक्स। उन सबको खत्म करके कौन सा डिपार्टमेंट बन गया? जीएसटी। तो आपको अब एक रिटर्न भरनी है। जीएसटी पहले एक्साइज की अलग, सर्विस टैक्स की अलग, वैट की अलग, हर चीज की अलग रिटर्न जाती थी। तो क्या हुआ? जो कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन था उसको भी रिमूव किया गया, है ना? फिर उसके बाद वैट पे यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस। पहले टैक्स स्टेट के अलग टैक्सेस होते थे। जैसे दिल्ली में क्या था? 10,000 तक के मोबाइल पे 5% था, 10,000 से ऊपर के मोबाइल पे 12.5 था। वेस्ट बंगाल में मोबाइल पे 10,000 तक के मोबाइल पे टैक्स नहीं था। कुछ ऐसे करके वेरिएशंस होते थे टैक्सेस में, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण भी होता था, इससे धांधली भी बहुत होती थी। तो उसको क्या कर दिया? यूनिफॉर्म कर दिया, कि किसी भी प्रोडक्ट पे जो भी टैक्स लगेगा वो पूरी इंडिया में एक ही होगा, यूनिफॉर्म बना देंगे। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनाते हैं ना, स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं। यस सर। वो क्यों पहनते हैं? रीजन क्या है? होमोजेनिटी मेंटेन करने। इसलिए पहनते हैं ताकि हर बच्चा एक सा दिखे, है ना, यूनिफॉर्म हो जाए। कोई गरीब हो या अमीर हो, सबकी ड्रेसअप एक सा हो जाए। तो वही यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट भी कर दिया गया। आप कोई भी रेट देखने का ये देखने की जरूरत नहीं कि उस राज्य में, स्टेट में कितना रेट है। जो रेट होगा वो पूरी इंडिया में एक ही होगा। तो ये 4 रीजन थे जिस वजह से जीएसटी लाया गया। इस पेट्रोल डीजल के एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे, सर पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं ला रहे, है ना? यस सर। यस सर। तो हमारे 3 सबसे बड़े रिवेन्यू जनरेशन आइटम है। एक है तंबाकू, एक है अल्कोहल, और एक है पेट्रोलियम। जिनसे सबसे ज्यादा रिवेन्यू आता है, किससे? तंबाकू प्रोडक्ट से। वो जीएसटी में है, वो जीएसटी में ऑलरेडी है। अल्कोहल वो जीएसटी में ना तो है और ना आ सकता है।
कभी भी जीएसटी में अंदर अल्कोहल नहीं आएगा। ऐसा क्यों है? बोलो, अरे गलत है तो बोलो। से स्टेट स्टेट ज्यादा कमाता है, वो तो स्टेट के ऊपर जाता है अल्कोहल का जो ऊपर मतलब जो बिकता है सर। सर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल और तंबाकू। तंबाकू ऑलरेडी जीएसटी में है, अल्कोहल कभी भी जीएसटी में नेवर, कभी भी जीएसटी में नहीं आ सकता, क्योंकि अल्कोहल क्या है, ये स्टेट इशू है। क्या है ये? स्टेट इशू है। गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको स्टेट के पास छोड़ा गया है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने जो 3 चीजें पढ़ी थी ना अभी, कौन कौन सी, ये इसमें 3 एक लिस्ट भी होती है ना। इसके साथ साथ एक लिस्ट होती है, छोटे में मैं आपको समझा रहा हूं, जिसे क्या बोलते हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्क्रीट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो आइटम होते हैं जो स्टेट की पास होते हैं, जिसपे स्टेट टैक्स कलेक्ट कर सकता है। सेंटर के पास वो पावर होती है जो सेंटर जिसपे कलेक्ट कर सकता है, कॉन्क्रीट जो दोनों कलेक्ट सकते हैं। तो जो हमारा अल्कोहल है वो किसमें है? स्टेट लिस्ट में है ना। इसमें सर टैक्स आता है अल्कोहल में, स्टेट लिस्ट में है अल्कोहल। क्या बोल रहे हो? सर सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाता है अल्कोहल में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो सर अगर इंटर स्टेट जो मतलब जो बाहर से आते हैं अल्कोहल, तो उसमें वो जीएसटी नहीं लगता है? जीएसटी लगी नहीं, अल्कोहल पे जीएसटी लगता ही नहीं ना। वैसे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में आपको अल्कोहल लगाना क्राइम है, आप ले जा ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। मतलब वही स्टेट में प्रोडक्शन होगा, वहीं पे वो भी वही हो, बिल्कुल। तो क्या इतना मोटा रिवेन्यू है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से क्यों शेयर करेगा? अच्छा, भाई दिल्ली में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो दिल्ली में कंज्यूम होगा, तभी तो टैक्सेस मिलेंगे ना दिल्ली गवर्नमेंट को। अब यहाँ से हम राजस्थान लेंगे तो वो राजस्थान में, वो राजस्थान वाले बंदे कौन सी वाइन पी रहे हैं? दिल्ली वाली, है ना। तो राजस्थान गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई आप तुम यहाँ क्यों ले आए? अगर ये यहाँ नहीं लाते दिल्ली वाली वाइन, तो हम ये राजस्थान से खरीदता तो राजस्थान गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलता ना। इसलिए कोई स्टेट अलाउड ही नहीं करता। ठीक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, तो अल्कोहल के ऊपर अगर स्टेट अगर एसजीएसटी लगा के तो ज्यादा कमा सकते हैं, क्यों नहीं कमाते सर? अल्कोहल के ऊपर तो एसजीएसटी स्टेट जो है एसजीएसटी लगा के ज्यादा तो कमा सकते, अर्निंग्स कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते सर? एसजीएसटी लगा के? हाँ जी सर। एसजीएसटी लगेगा ही नहीं ना, वो तो है ही नहीं ना जीएसटी के अंदर अल्कोहल। अच्छा अच्छा, जीएसटी के अंदर है ही नहीं अल्कोहल। अच्छा भाई कई राज्यों ने बोल दिया कि अगर आपको अल्कोहल को जीएसटी के अंदर लाना है तो भाड़ में गया जीएसटी, हमें जीएसटी चाहिए ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि यही तो हमारा सबसे मोटा रिवेन्यू का सोर्सेज है, इसको हम शेयर क्यों करें सेंटर से। अच्छा सर, जी सर समझ गया। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर उनके 50% इनकम कहां से हो रही है? अल्कोहल से। तो वो शेयर को सेंटर से क्यों शेयर करेंगे? वो इसलिए है सेंट्रल लिस्ट में, अल्कोहल को सेंट्रल लिस्ट में इसलिए डाला हुआ है क्योंकि ये ना स्टेट क्या होता है। अब स्टेट का भी क्यों होता है? क्योंकि हमारी कंट्री बड़ी डाइवर्स है ना। जैसे गुजरात में और बिहार में अल्कोहल बैन है, गोवा में, तमिलनाडु में, कई राज्य में आप चले जाओ जहां बिना अल्कोहल काम ही नहीं चल सकता। आप मान लो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गोवा, अगर वहां ड्रिंक ही नहीं होगी तो लोग, आधे लोग तो इसलिए जाते हैं कि वहां मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ठीक है ना। तो उनकी तो इकोनॉमी ही खराब हो जाएगी। तो ये शुरू से राज्य पे, आजादी के बाद ही राज्यों पे छोड़ा हुआ है कि भाई आपको अपने राज्य में इसको लागू करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो रहने दो। ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए क्या करा राज्यों ने मिलके इसको, क्या करा, अपने राज्यों ने मिलके क्या करा, डेफिनेशन में डलवा दिया कि भाई अल्कोहल ना तो जीएसटी में था और ना ही फ्यूचर में कभी जीएसटी में आएगा। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की डिफाइन की गई, वो इसी से हिसाब से डिफाइन की गई कि क्या है जीएसटी है क्या। तो जीएसटी क्या है बताओ? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ, सर्विस टैक्स। अब मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है
जो मैं आपको शेयर करूंगा। सर कहाँ मिलेगा ये वाला फाइल? सब मिलेगा, यही मिलेगा, ये प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो इसमें आप देखो डेफिनेशन क्या थी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, ये देखो ये डेफिनेशन है, दिख रही है आपको? क्या डेफिनेशन है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब वो अल्कोहल जो ह्यूमन पीते हैं उसको वो जीएसटी सप्लाई उस पे नहीं होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ, मतलब जो लीकर की जो सप्लाई हो रही है उस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इन्होंने क्या करा, स्टेट्स ने इसको क्या डलवा दिया, कहां डलवा दिया, डेफिनेशन में डलवा दिया। कहां डलवा दिया, डेफिनेशन में डलवा दिया कि हाँ भाई पता नहीं है, गवर्नमेंट कुछ कर जुगाड़ पानी करके क्या पता फिर से ले आए, है ना। तो ये 4 रीजंस थे जो मैंने प्रेजेंटेशन में डाला हुआ है। ठीक है, आपको एक कैलकुलेशन करके बताई कि भाई ये चारों रीजन इन चारों की वजह से क्यों आया गया, है ना। और ये जीएसटी की हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, तो हमने 4 रीजन कौन से जाने, जीएसटी लाने के 4 रीजन कौन कौन से थे बताओ एक बार। मल्टीपल टैक्स कैस्केडिंग, मल्टीपल टैक्सेशन, कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेस। रेंट। ठीक है, तो ये 4 चीजें क्या है जिस वजह से जीएसटी लाना पड़ा। अब कुछ आइटम जीएसटी से बाहर है, कुछ आइटम बता सकते हो कौन कौन से? ये आइटम, बेसिक कस्टमर ड्यूटी, ये बेसिक कस्टम ड्यूटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम, ये सारे एक ही हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रियल एस्टेट और अल्कोहल, ये 5 आइटम है जो जीएसटी से बाहर हैं। टैक्स नॉट सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। कौन कौन से बोलो? बेसिक कस्टमर ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कस्टम होती है बाहर से माल आप मंगा रहे हो या भेज रहे हो तो क्या लगता है, कस्टम लगता है। कस्टम, तो कस्टम बाहर है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर है, ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ही पार्ट है ना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर है। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी बाहर है। चौथा रियल एस्टेट, जो है रियल एस्टेट में क्या, जो रेडी टू मूव है, जो बन के तैयार हो गए हैं, उस पे क्या लगती है, स्टैंप ड्यूटी लगती है। अगर बनते बनते मकान बिकेगा अंडर कंस्ट्रक्शन तो जीएसटी लगता है, बनने के बाद बिकता है तो क्या लगती है, स्टैंप ड्यूटी। क्या लगती है, स्टैंप ड्यूटी। और 5वां अल्कोहल। तो 4 में मैंने क्या बताया, नंबर्स याद रखने हैं। 4 में मैंने आपको बताया कि व्हाई दिस लॉ इज नीडेड, और 5 में बताया कौन कौन सा आइटम क्या है आउट ऑफ जीएसटी। ठीक है, अब जब आपने जीएसटी की डेफिनेशन देखी तो क्या था इसमें, बड़ी 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। क्या होनी चाहिए, गुड एंड सर्विस टैक्स, ये सप्लाई होनी चाहिए, वो भी किसकी, गुड्स एंड सर्विस की। सप्लाई होनी चाहिए किसकी, गुड्स एंड सर्विस की। सप्लाई होनी चाहिए किसकी, गुड्स एंड सर्विस की। तो क्या लग जाएगा, जीएसटी। क्या चार्ज हो जाएगा, जीएसटी चार्ज हो जाएगा। अगर किसकी होगी, सप्लाई होगी, वो भी किसकी, गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, अब गुड्स किसे कहते हैं बोलो? लेनदार, मूवेबल सामान को गुड्स कहते हैं जिसे हम
टच कर सकें, फील कर सकें और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। ले जा सकते tangible asset. जो टेंजिबल भी हैं। हो, tangible। टच कर सकें, टेंजिबल हो, है ना, फील कर सके और मूव कर सके एक दूसरे, उसको क्या कहेंगे? गुड्स। Goods. और सर्विस किसे कहते हैं? कार्य. जो गुड्स नहीं वो क्या है? सर्विस है Service. ना। बहुत सारे विवाद पहले चलते थे, यही सर्विस में लड़ाई कंसेंट भी होगा ना सर? है। सर्विस में कंसेंट भी यूज होगा ना सर? हाँ कहना भी सर्विस है और ना कहना भी सर्विस है। अच्छा। ठीक है, आपने जी भी आपने भी ऑनलाइन क्लास ओपन कर ली जी जी मेरी तरह। आपने जी बोला सर। कि निशांत सर आप मत पढ़ाओ, मैं आपको ना पढ़ाने के 2 लाख रुपए दूंगा। जी आप सर। 2 लाख रुपए दे दिए, जी मैंने आपको बिल रेज कर दिया और मैंने कहा जी कि जी हाँ भाई हमारा कंसेंट हो गया है अदर सर्विसेज डाल के कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो उस पर भी तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि हाँ जी कहना भी सर्विस है और ना ना। कहना भी सर्विस है, तो इसलिए उस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। ओके सर। ठीक है ना। तो गुड्स एंड सर्विस की बात करी हमने। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज चेंज हुई हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको ना तो गुड्स बोला गया ना ही सर्विस बोला गया, और उनपे जीएसटी चार्ज होता नहीं है। देखो वो क्या है। पहली चीज, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, तो इसको सर्विस टैक्स जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ना तो गुड्स माना गया ना ही सर्विस माना गया। देखो, बिलो मेंशन गुड्स एंड सर्विस आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी, एम्प्लॉयर ने उसके बदले उसको मंथली सैलरी दी, क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? तो बोला नहीं। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि शेड्यूल 3 में इसको मेंशन किया गया कि ना तो इसको गुड्स बोलेंगे ना ही सर्विस मानेंगे, Service. तो ये जीएसटी के अंदर नहीं आता। क्यों नहीं आता? पहले जो 5 आइटम थे वो जीएसटी से बाहर हैं, और ये आइटम है तो अंदर, पर इनको गुड्स माना ही नहीं गया, क्योंकि जीएसटी कब लगता है? जब तो सप्लाई होगी किसकी? गुड्स और सर्विस की, है ना। तो इन आइटम को क्या माना गया? गुड्स एंड सर्विस ही नहीं माना गया। तो जब गुड्स एंड सर्विस नहीं माना गया तो फिर इस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। दूसरा, जो कोर्ट से हमें सर्विसेज मिलती हैं, हम जाते हैं ना कोर्ट में अपील करने, कोर्ट में केस करने, तो जज और वकील है जो हमारे लिए हमें सर्व करते हैं, जो कोर्ट में जो जजेस होते हैं जजमेंट देते हैं, है ना, तो उस पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। तीसरा, फ्यूनरल सर्विसेज। तीसरा, फ्यूनरल सर्विसेज, उस पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। चौथा, सेल ऑफ लैंड, उस पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। पांचवा, एमपी एमएलए जो हमारे लिए चिल्लाते हैं पार्लियामेंट में, विधानसभा में, कितना अच्छा काम करते हैं, उस पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। फिर एक होता है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम जानते हो किसे कहते हैं? एक्शनेबल क्लेम, एक्ट ऑफ गॉड। आप सड़क पे जा रहे थे, आपके चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, आपको क्या मिला? इंश्योरेंस का क्लेम मिला, तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। कई बार आप देखते हैं ना, ट्रेन दुर्घटना हो गई, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, और वहां पर बोला जाता है कि भाई मरने वालों को 1 लाख रुपए, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो जो कंपनसेशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? एक्शनेबल क्लेम, और उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। ठीक है जी। तो 4 हमने कुछ पॉइंट देखे, 4 में हमने देखा कि हमने जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी। फिर 5 में हमने देखा कि जीएसटी से आइटम कौन कौन से बाहर हैं, और फिर 6 सर हमने देखा ना तो वो गुड्स है ना ही सर्विस है, दोनों को काट दिया गया। तो 3 चीजें अभी हमने सीखी। ठीक है, हेलो। यस जी सर। सर। फिर जीएसटी आने से कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई। पहले क्या होता था? जो सेल पहले होता था, सेल ट्रांजेक्शन क्या बोलती थी? जो सेल करता था उसे सेलर बोलते थे, वो सेल करता था। जो खरीदता था उसे परचेज बोलते थे, उसे बायर बोलते थे, है ना। अब इन सबका क्या हो गया है? पिंडदान हो गया है, और इनकी जगह किसने ले ली है? सप्लाई ने। इनकी जगह किसने ले ली है? सप्लाई ने। अब जो सेल करता था पहले, अब उसे क्या बोलेंगे? सप्लायर ऑफ गुड्स एंड Goods and सर्विस। service. जो बाय करता था उसको क्या बोलेंगे?
रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, दीज कंसेप्ट आर नो मोर। ये कॉन्सेप्ट अब सेल, परचेज, बायर वायर सब खत्म हो गया। अब सेल हो या परचेज हो, दोनों क्या बोलेंगे? सप्लाई। सेल को बोलेंगे आउटवर्ड सप्लाई और परचेज को बोलेंगे इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, जो सेल कर रहा है उसे सप्लायर, जो परचेज कर रहा है उसे रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है जीएसटी में? टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन दो हैं, है ना। अगर ट्रांजेक्शन टेक प्लेस विद इन द स्टेट, क्या बोला मैंने? ट्रांजेक्शन टेक प्लेस विद इन द स्टेट, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, जो सेम स्टेट में हो रही है। और व्हेन ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वाइस वर्सा, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। टाइप ऑफ टैक्सेस कितने हैं? सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है, आईजीएसटी लगता है और कंपनसेशन सेस। क्या है? कंपनसेशन सेस है। ये सब तो तीनों तो आपने सुने ही होंगे। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लेती है, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और बाद में स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कंपनसेशन लगता है, कंपनसेशन सेस। हुआ क्या, जब जीएसटी आ रहा था तो कुछ राज्यों का विरोध था। विरोध में कौन कौन थे? जैसे कि महाराष्ट्र था, गुजरात था, तमिलनाडु था, है ना। ये कुछ राज्य थे जो बोल रहे थे कि भाई जीएसटी से इनको घाटा हो रहा है। क्यों घाटा हो रहा था? क्योंकि पहले टैक्स मिलता था कहां पर? जहां पर सामान बनता था, है ना। जहां पर क्या बनता था? सामान बनता था। इनको बोला जाता था मैन्युफैक्चरिंग स्टेट। क्या बोला जाता था? मैन्युफैक्चरिंग स्टेट। कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। यहाँ पर 40 और से 50% तक जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती थी इन तीन राज्यों में ही होती थी। ठीक है, तो इनकी बड़ी नाराजगी थी कि भैया जीएसटी से हमें घाटा हो रहा है। क्यों? पहले क्या होता था? माल जहां बनता था, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था। अब क्या होता है? माल जहां पर कंज्यूम होता है, जहां माल कंज्यूम होता है, उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। तो इससे बताओ देश को फायदा होगा या घाटा होगा? पहले टैक्स जहां माल मैन्युफैक्चरिंग होता था उसको मिलता था, उस राज्य को मिलता था। अब जहां माल कंज्यूम होता है उस राज्य को मिलता है। तो बताओ घाटा होगा या फायदा होगा? बोलो। सर घाटा होगा। कैसे? अगर अगर इंडिया के अंदर होता है तो ठीक है, लेकिन अगर इंडिया के बाहर होता है तो सर नुकसान होगा ना, क्योंकि वही कंट्री कंज्यूम करेगी, वही टैक्स ले लेगी अपनी अपनी कंट्री में। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जीएसटी तो इंडिया में ही है ना, इंडिया से बाहर जीएसटी थोड़ी ना है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो फायदा ही है। हाँ, इस जीएसटी लाने से फायदा है। फायदा क्यों है? सुनो, पहले क्या होता था, जो राज्य मैन्युफैक्चरिंग करता था वो राज्य तो अमीर राज्य है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु। क्या है ये? इनकी इकोनॉमिक हालत बहुत अच्छी है, रेदर देन बिहार से, उड़ीसा से कंपेयर करें तो, है ना। अब क्या हो गया कि अब क्या हो जाएगा? अब देखोगे अगले 10-15 सालों में बहुत जबरदस्त फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अब टैक्स का किसको मिलेगा? जहां कंज्यूम होगी। कंज्यूमशन कहाँ होगी? जहां लोग बाग रहेंगे। और लोग बाग रहेंगे कहाँ? जहां अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, रोड मिलेगा, बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा, वहीं तो लोग बाग रहेंगे, है ना। अब हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में रह रहे हैं तो इसलिए भी तो रह रहे हैं, प्रेफर दिल्ली को लोग बाग, मेन मेट्रो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इन सबको क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वहां पर हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है रहने के लिए, मेट्रो चल रही है, आने जाने में दिक्कत नहीं है ना। तो लोग बाग इसी तो प्रेफर करते हैं। तो अब स्टेट गवर्नमेंट क्या ध्यान देगी कि हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें ताकि लोग बाग वहां आके रहें। जब लोग बाग वहां रहेंगे तो उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। ठीक है जी। तो अब गवर्नमेंट देखोगे धीरे धीरे जो भी राज्य गरीब राज्य थे वो धीरे धीरे उनकी स्टेबिलिटी कम बराबर हो जाएगी, है ना। अमीर और गरीब के राज्य का डिफरेंस खत्म होगा। ठीक है जी। तो अब जो तीनों राज्य ये थे, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इन्होंने बोला
कि भाई हमें तो बहुत जबरदस्त घाटा हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि आपके घाटे की पूर्ति करने के लिए हम अगले 5 साल तक आपको ये गारंटी देते हैं कि जो आपका जीएसटी आने से पहले जो भी वो था, रिवेन्यू आ रहा था, वो रिवेन्यू में अगर जीएसटी आने के बाद 3% ग्रोथ के साथ अगर वो रिवेन्यू कम होगा तो वो सारा पैसा हम आपको देंगे कंपनसेशन सेस से। मान लो तमिलनाडु को जो वैट के टाइम पे जो रिवेन्यू आ रहा था साल भर में, जो भी पैसा मिल रहा था, जीएसटी आने के बाद कम मिलता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला वो पैसा हम देंगे। क्या बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने? वो पैसा हम आपको देंगे। हम आपको देंगे तो देने के लिए पैसा भी आना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि उसके लिए हम क्या लगाएंगे? कंपनसेशन सेस लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? कंपनसेशन सेस लगाएंगे। आप कंपनसेशन सेस किस पे लगता है? तो इन्होंने बोला एक तो कोयले पे लगेगा, पान मसाला पे लगेगा, है ना, इरेटेड ड्रिंक्स पे लगेगा। इरेटेड ड्रिंक्स जानते हैं क्या होता है? हेलो, जी सर जानते हैं। इरेटेड ड्रिंक्स पे लगेगा, मोटर व्हीकल पे लगेगा और तंबाकू पे लगेगा। इन 5 प्रोडक्ट पे क्या लगेगा? कंपनसेशन सेस। और ये सेस किसको देने के लिए यूज होगा? वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट जिनको जीएसटी आने के बाद घाटा हो रहा है। ठीक है, तो आप गाड़ी देखेंगे, गाड़ी खरीदने जाएंगे तो 10 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी होगी, उस पे 15% कंपनसेशन चार्ज होता है। पेप्सी वगैरह ये कोल्ड ड्रिंक है, इन पे भी 15% सेस चार्ज होता है। पान मसाला पे 60% सेस चार्ज होता है। तंबाकू पे 160% के आसपास सेस चार्ज होता है। ठीक है, कोल पे 400 रुपए पर टन के हिसाब से कंपनसेशन सेस चार्ज होता है। सेस क्यों लेते हैं? ताकि जिन राज्यों को घाटा हो रहा है उनको दिया जाए। ठीक है जी, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी, ये जो कुछ था फीचर्स थे जीएसटी के लिए, है ना। तो ये एक पीपीटी है। आज हमने क्या क्या सीखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। तो हमने टैक्स के बारे में देखा, फिर स्टैच्यूटरी बॉडी के बारे में देखा, भाई 3 तरह की बॉडीज होती हैं, है ना, जिससे सारा चलता है। जैसे जीएसटी आ गया, जीएसटी लॉ कौन लेके आया? पार्लियामेंट, है ना। उसको एग्जीक्यूट कौन करवा रहा है? गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंटेशन करवा रही है। और अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, मैंने बोला भाई मेरे हिसाब से इतना टैक्स बन रहा है, गवर्नमेंट बोली इतना बोल रहा है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? कोर्ट करेगा। ये आपको बताया, है ना। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के मैं थोड़ा डिफरेंस बताया कि कौन कौन से टैक्स लगते हैं। भाई जो डायरेक्ट टैक्स कुछ डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेती है, तो इस हिसाब से क्लासिफाई किया गया। फिर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस को बताया गया है ना। फिर जीएसटी क्यों लाया गया, वो 4 रीजन मैंने बताया आपको। इन 4 रीजन की वजह, इसके पेट्रोल के हेल्प, पेट्रोल की हमने कैलकुलेशन सीखी थी, उससे वो भी थोड़ा कंपेयर किया कि क्यों लाया गया, तो उसमें मैंने बताया कि 4 रीजन है। कभी आपसे पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाता है टैक्स जीएसटी क्यों लाया गया, तो टैक्स कैस्केडिंग, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन प्रोविजन एंड रेट्स, इसलिए लाया गया। फिर जीएसटी की कुछ टर्मिनोलॉजीज को चेंज किया गया है। अब सप्लाई बोला जाता है, पहले क्या बोला जाता था? सेल और परचेज बोला जाता था। फिर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन देखी, इंट्रा और इंटर स्टेट बोला। टाइप ऑफ टैक्सेस को देखा गया, कितने टाइप ऑफ टैक्सेस हैं। फिर हमने जीएसटी की डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन क्या थी कि अल्कोहल को छोड़ के सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, जो यहाँ पर देखिए हमने, है ना। फिर 6 हमने पॉइंट देखे जिनको ना तो गुड्स कहा गया है ना ही सर्विस, शेड्यूल 3 में बताए गए थे, वो लिस्ट देख ली। ठीक है ना। फिर कौन से ऐसे 5 आइटम है जिनको जो जीएसटी से क्या है? बाहर है, जीएसटी में सबज्यूम नहीं है। कौन कौन से? कस्टम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रियल एस्टेट और अल्कोहल, ये 5 आइटम जीएसटी से बाहर है। ठीक है। फिर जीएसटी में कुछ टायर बनाए गए हैं, है ना, 0%, 1%, 25.25%, 3%, इस तरह से बहुत सारे टायर हैं जीएसटी के जो जीएसटी चार्ज होता है। ठीक है। जैसे 28% किस पे लगता है? लग्जरी गुड्स पे। और लग्जरी गुड प्लस सेस किस लगता है ना 28% में, 28% तो लगेगा, साथ में क्या लग जाएगा? सेस। सेस कौन सा? ये कंपनसेशन सेस जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को कंपनसेट करने के लिए दिया गया।
तो ये हमारा ओवरव्यू था जीएसटी को लेके। और ये हमने आपको नोट्स बताए। तो अब 15, आज तो मैंने आपकी क्लास ली है, आज मैंने आपकी क्लास ली है संडे को हमने 11 से 12 की है। 15 तारीख से 15 सितंबर 2022 से आपकी मॉर्निंग में 9 to 10 क्लास होगी, ठीक है, जिसमें आपका 3 दिन टैली की क्लास होगी और 3 दिन बिजी की क्लास होगी। हमारे पोर्टल पे जो भी अपडेटेड क्लास विद नोट्स और असाइनमेंट के साथ अपने आपके लॉगिन में डाल दिया जाएगा। आप अपनी लॉगिन में जाके लाइव क्लास भी ले सकते हैं और बाद में उसकी रिकॉर्डिंग देख भी सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं। सर लिंक कहाँ मिलेगा सर? ये आपके पास आपने एडमिशन ले रखा है ना? हाँ जी सर, जी सर। हाँ, तो वो आप पहली जो क्लास अटेंड करेंगे ना, पहली क्लास जीएसटी ओवरव्यू, उसमें अच्छा। क्लिक करोगे तो ये मेरी पूरी रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, जो अच्छा। मैंने प्रेजेंटेशन डाली है वो प्रेजेंटेशन भी मिलेगी, और जो मेरे हैंड राइटिंग नोट्स है वो भी आपको वहीं मिलेगी। अच्छा जी सर। सर एक हेल्प चाहिए था आपको। पहले मैं खत्म करूं, पहले मेरे को बोलने दो। तैयारी करके आया यार, मेरे को बोलने दो पहले। तो 9 से 10 डेली क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे हमारा रहता है ऑफ, और उसकी क्लास होगी संडे को। मतलब 3 दिन MWF और TTS। ये S का मतलब संडे है। कब होगी? 9 से 10 मॉर्निंग में AM क्लास होगी, जिसमें सबसे पहले टैली और जीएसटी सिखाएंगे, फिर इधर सॉफ्टवेयर में आपका बिजी आ जाएगा और इधर इनकम टैक्स आ जाएगा, फिर बिजी की जगह MS एक्सेल आ जाएगा और इधर ESI PF आ जाएगा, है ना। तो टोटल मिला के अभी जो इस कोर्स में हम कंटेंट क्लासेस चलती रहेंगी, जो ये आपकी 499 की जो मेंबरशिप है, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, और 1 ईयर के अंदर आप सारी लाइव क्लासेस भी ले सकते हो, रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो, और हमारा जो वीकली डाउट सेशन है, जो हर संडे को हम डाउट सेशन लेंगे, वो भी आप हमारा अटेंड कर सकते हो। और वीकली डाउट सेशन में आप अपने ऑफिस में काम करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जीएसटी से रिलेटेड कंप्यूटेशन में किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। तो अभी इसमें 499 में अपना जो मेंबरशिप है, एनुअल मेंबरशिप है, अभी उसमें हमारे 8 कोर्सेज अभी डाल दिए हैं, एक और 9 ट्रेडमार्क का भी डाल दिया मैंने। तो इसमें एक तो रहेगा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा अपना रहेगा फिर टैली प्राइम ऑन लाइसेंस वर्जन। हम लाइसेंस वर्जन पे सिखाते हैं, डमी ऐसे पे नहीं सिखाते, लाइसेंस वर्जन टैली प्राइम होगा। फिर हमारा बिजी होगा, वो भी लाइसेंस होता है। फिर जीएसटी का मैं ऑलमोस्ट सारा काम आपको प्रैक्टिकली क्लाइंट के डाटा पे करके दिखाऊंगा, सारी प्रैक्टिकल क्लास होगी। ऐसे ही फिर टीडीएस और आईटीआर की क्लासेस लूंगा, लाइव डाटा पे करके दिखाऊंगा क्लाइंट का। फिर क्या होगा, ईएसआई और ईपीएफ का काम भी सीखोगे आप। फिर एक्सेल पे रिपोर्टिंग भी आएगी, और उसके साथ साथ हम बहुत सारे और कोर्सेज डाल रहे हैं, जैसे ट्रेडमार्क का, जो कि बहुत अच्छी फील्ड इंडिया में इमर्ज हो रही है। अगर ट्रेडमार्क का काम आप करना चाहते हो तो बहुत ग्रीस फील्ड है, ये भी आप कर सकते हो। आगे जाके फिर आरओसी की भी कोर्सेज आने वाले हैं, है ना। फिर हमारा प्लान है कि हम टैक्स ऑडिट की कॉन्टिन्यूसली लाइव क्लासेस चलती रहेंगी, और वहां पर कोर्स बनते रहेंगे। ये लाइव क्लासेस ही वहां पर डाल दी जाएगी, तो सारी कोर्सेज ये आप सीख सकते हो। इसके अलावा वीकली डाउट सेशन ले सकते हो। तो आपका एक अच्छे अकाउंटेंट और अच्छे अकाउंटिंग प्रोफेशनल बनने का सपना वर्चेस वीएमई क्लासेस पूरा करेगा, ये हमारी कमिटमेंट है। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा, बस 2-3 मुझे कॉर्पोरेशन चाहिए। एक तो क्लास लेते टाइम आप कोशिश करो कि पीछे से नॉइज ना आए, उससे आपको प्रॉब्लम होगी। एक तो रिकॉर्डिंग क्लास में नॉइज आएगी, तो बाद में आप रिकॉर्डिंग जब सुनेंगे, तो आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देगा, है ना, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, नॉइज आ रहा है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि क्लास में शोर ना हो। दूसरा, 9 to 10 हमारे पास डेली ज्वाइन करें, क्योंकि लाइव में आप तुरंत भी डाउट पूछ सकते हो,
वैसे आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो वीकली आपको मौका मिलेगा। इसके अलावा आपको पूरे नोट्स वगैरह जो दी जाए, जो असाइनमेंट दिए जाए, वो प्रॉपर आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। फिर जब आखिरी में ये जो हमारा कोर्स पूरा होगा, उस पूरा कोर्स होने के बाद में फिर आपको कुछ इंटरव्यू के स्किल्स भी बताऊंगा कि आप वो स्किल्स लेके कहीं इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं। या फिर जो लोग प्रैक्टिस में आना चाहते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, किसमें, टैक्सेशन प्रैक्टिशनर के रूप में, ठीक है ना, जिसमें वो क्या काम करेंगे, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, रजिस्ट्रेशन, है ना, ये सारा काम करेंगे। तो उस सब की भी हम तैयारी आपको करवाएंगे अपने इसमें। सारे धीरे धीरे देखोगे, फसाया जितने भी रजिस्ट्रेशन है, बहुत इनरिच पोर्टल होने वाला है, तो आप इस ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। तो 15 तारीख से हम एक रोस्टर आपको शेयर कर देंगे ग्रुप बना के कि कौन कौन सी क्लासेस कब कब होंगी। अभी एक ही क्लास चलेगी, टाइमिंग रहेगा 9 to 10। तो 15 तारीख को टैली की या बिजी की, जीएसटी की जो भी क्लास होगी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप पूछिए किसी को। सर आप इनकम टैक्स नहीं कराएंगे? इनकम टैक्स कराऊंगा ना, बिल्कुल कराऊंगा। ये लिखा तो है मैंने, टीडीएस और आईटीआर, यही तो होता है इनकम टैक्स। हाँ वो मैं नेट इनकम टैक्स रिटर्न। अरे आपने तो सोचा नहीं मैं और क्या क्या कराऊंगा। मेरा प्लान है कि मैं आपको बैलेंस शीट फाइनल करना भी सिखाऊं। अच्छा सर। हाँ बोलिए। सर मैं तो कोर्स लिया था सर लास्ट वीक में सर, बहुत सारे कोर्सेस तो मिसिंग है सर, वो क्या करूंगा सर? अभी ना देखो, जो इसमें कोर्सेज डले हैं वो आप एक बार देख लो। ये जो क्लास बनती जा रही है अपने आप नया कोर्स हो जाएगा। अभी उसमें ESIP अभी तो जो डला हुआ है ना, एक बार आप देखो तो सही, वो जब टाइम मिलता है तो देखो। और ठीक है। बाकी जो जैसे अब ये जीएसटी की पहली क्लास आज मैंने रिकॉर्ड की है, तो पुरानी वाली जो डली है वो हट जाएगी, उसके जगह नई वाली रिप्लेस हो जाएगी। जैसे सर एक्सेल और बेसिक अकाउंटिंग तो मिसिंग है, ट्रेडमार्क ये सब तो मिसिंग है सर। ट्रेडमार्क है ना, काम ना इसी। अच्छा ट्रेडमार्क की टोटल 15 क्लासेज है, जिसमें 10 क्लासेस डली हुई है, 5 होनी बाकी है। अच्छा सर, एक्सेल भी देखिएगा, एडवांस एक्सेल वाला, बेसिक अकाउंटिंग ये सब भी देखिएगा। तो बेसिक अकाउंटिंग भी जो भी है वो अभी एक्चुअल में क्या हुआ कि इतना बड़ा एलएमएस है, ये बना है, तो उसमें चीजें थोड़ी बहुत कमी है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ओवर द टाइम ठीक हो जाएंगी। तो उसके लिए हमारी वेबसाइट पे सपोर्ट का नंबर है, एक सपोर्ट सेक्शन पे जाना, सपोर्ट में नंबर है, हमारी टीम है वहां पर। उस सपोर्ट पे कॉल करके आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको कंसर्न बताइए, वो आपको रिजॉल्व करा देंगे। ठीक है सर। अगर किसी का पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, किसी का कोई कोर्स नहीं दिख रहा है, तो वेबसाइट पे जाइए, सपोर्ट पे उनको या तो मेल डाल दीजिए, नहीं तो उनको कॉल कीजिए। वहां पर जो हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। से मेल कॉल करना चाह रहा था मगर नहीं जा रहा है सर, मेल नहीं हो रहा है। पर्सन नंबर भी नहीं वर्क कर रहा है। हाँ जी सर, ऐसे ही हो रहा है सर। कौन सा नंबर? सर वही जो डला हुआ है उस पे। एक मिनट रुको। बड़ी मुश्किल से मुझे व्हाट्सएप का नंबर मिला। सर मेल तो कभी नहीं जा रहा है, मैं दोनों से ट्राई किया, मेल भी नहीं जा रहा सर। एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको। इस मेल पे मेल किया आपने? जी सर, दोनों जगह से किया, मैं जीमेल से, रिडीम से, मगर नहीं जा रहा है। नहीं ये और वाला, ये सर प्लेसमेंट एंड सपोर्ट वाला नंबर नहीं काम करता। ये वाला। हाँ हाँ ये काम करता है, अभी मिलाओ। सर अब बाद में मिलाऊंगा। हाँ ये काम करेगा, कोई बात नहीं। अगर तो इस नंबर पे, अगर पहले इस नंबर पे मिलाना, आपको सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। सर लेफ्ट साइड में जो है ना इंक्वायरी, मैं करना चाह रहा था, वो भी नहीं हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, जा रहा है, नहीं हो रहा अभी है। ये कौन सा, ये वाला नंबर तो अभी इस पे नहीं सर, नहीं सर, आपने लेफ्ट में जो दिया है नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन डाला है ना, लेफ्ट में, आप लेफ्ट में देखिए, तो उसमें फॉर्म फिलअप है, करने जा रहा, तो वो भी नहीं हो रहा है सर, नहीं कनेक्ट हो रहा है। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, मैं ऐसा नाम डाला था, वो मेरा जो क्वारी था वो डाला था मैंने, पर फिर भी नहीं जा रहा था बहुत कुछ। चलो ये मैं आईटी टीम को, आप नहीं सारी, चलो ये मैं आईटी टीम को बोलता हूँ देखने के ठीक है लिए। सर, एक बार देख लीजिएगा वेबसाइट पर। पर आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो सपोर्ट के लिए, और इस ईमेल आईडी बिल्कुल चलेगी। ये मैंने देखो लॉगिन ही करा होगा, ये देखो यही आईडी तो है। अच्छा सर। यही आईडी तो है ये। हाँ सर जी, यही वाला सर। हाँ तो ये मैं देखता रहता हूँ कि हमारी टीम रिप्लाई कर रही है नहीं कर रही है। आप इस पे नहीं तो फिर ये नंबर है, इस नंबर पे आप कोई भी हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर, बाकी हाँ। एजुकेशन प्रॉब्लम तो संडे टू संडे वीकली मतलब सर एक बार अपना आईटी टीम को सर बोल दीजिएगा, एक बार देखने के लिए थोड़ा, अगर कुछ दिक्कत होगा तो। इसको मैं आईटी टीम को, आपका आईटी टीम को बोल दीजिएगा। वो देखवा दूंगा मैं।
बाकी अभी अभी इस पे आप कंप्लेन करके, इस पे फोन करके, अगर किसी का पोर्टल नहीं चल रहा है, कोई कोर्स नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पर संपर्क कीजिए। अच्छा सर, ठीक है सर। नहीं ठीक होता है। तो आप यहाँ पर हेल्प डेस्क पे अपना सब्जेक्ट में अपना नाम लिख के, अपना नाम लिख देना सब्जेक्ट में, ठीक है, और ठीक। अपना अपना नाम लिख के अपनी प्रॉब्लम लिख के यहाँ डाल देना। आपको ठीक है सर। 2-3 घंटे के अंदर आपको रिवर्ट कॉल आ जाया करेगा। ठीक है सर, थैंक ये शुरुआत कर रहे हैं, आप सबके लिए ही शुरुआत की है, ताकि मेरा विजन है कि एंड यूजर तक अच्छी एक मतलब अच्छी एजुकेशन पहुंचे और बहुत कम दामों में पहुंचे, ताकि हम अच्छे से ज्यादा अकाउंटेंट प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है बिल्कुल सर, उसी के लिए आपके पास गए सर। हाँ, बट चलो फिर हम 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक। टैली की भी प्रैक्टिकल क्लासेस होगी ना? बिल्कुल क्लास होगी, सारा प्रैक्टिकल बेस होगा। आपको असाइनमेंट भी देंगे सॉर्ट आउट करने के लिए, फिर संडे वो असाइनमेंट डिस्कस भी किया करेंगे कि आपने क्या एंट्री की है, गलत की है, सही की है। जो भी मैं भी जीएसटी का आपको काम दूंगा वो हम संडे डिस्कस करेंगे। सर एक इशू है मेरे साथ, क्या कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल है? हाँ हाँ, वो तो है। बस तो मोबाइल है और जियो है। नहीं, जियो नहीं है, वीआई है। तो जियो लो, जियो जिंदाबाद। नहीं, वीआई भी अच्छा ठीक है। सर, हाँ, अच्छा सर, हाँ, एक चीज में से दिक्कत हो रहा है आपका रिकॉर्डिंग पे ना, रिकॉर्डिंग जो जीएसटी क्लास चल रहा है ना सर, हाँ। तो उसमें अगर जो आप जो लाइव सेशन पे जो करा रही है उसमें तो मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं जैसे पोर्टल में जाना है, उसका पासवर्ड ये डालना, उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर, आ रहा है सर। जो पुरानी वाली क्लास है ना, वो इससे रिप्लेस हो जाएगी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, कोई बात नहीं, ठीक। अगली बार हम जो क्लास करेंगे, एक तो हाँ। इसको करेंगे, हाँ। यहाँ पर पूरा जीएसटी का ओवरव्यू देखेंगे, जीएसटी पोर्टल कैसे काम करता है, रिटर्न वगैरह सारा क्या सारी चीजें देखेंगे। हाँ। फिर हम ई वे बिल को भी अच्छी तरह देखेंगे। अच्छा, so उसी के थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं लॉगिन कैसे करूंगा इसलिए। सारी चीजें करके दिखाऊंगा, आपसे करवाऊंगा, एनी डेस्क पे आपको दे दिया करूंगा, आप ही ऑपरेट करोगे वेबसाइट को। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। फिर हम सीबीआईसी को देखेंगे। ये 3 वेबसाइट पे हम कमांड करेंगे। सीबीआईसी वाला। सीबीआईसी कोई भी नया चेंज होगा, सब कुछ होगा, आपको यहाँ मिलेगा। अच्छा, कि ये चेंजेस हो रहा है। सर टैक्स ऑडिट करवाएंगे ना आप लोग? हाँ, टैक्स ऑडिट करवाएंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। अच्छा अच्छा। बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, सिंपल सा है, हमने इस सिंपल सी फीस रखी है 499 रुपीज, इसमें 1 साल की मेंबरशिप है। सारे अच्छा। डेली क्लासेस होगी, रिकॉर्डिंग लाइव होता रहेगा। और आगे जैसे कोर्स मैं जैसे मेरा पहले जीएसटी पढ़ाऊंगा, फिर इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा, फिर एसआईपीएफ पढ़ाऊंगा, फिर ट्रेडमार्क पढ़ाऊंगा, फिर टैक्स ऑडिट, फाइनलाइजेशन। जो एक्चुअली में कुछ टाइम होता है, फ्रेम होता है कि भाई इस तारीख तक हमें टैक्स ऑडिट करनी है, इस तारीख तक हमें ये करना है। तो जो कंप्लाइंसेस आते रहेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस हम लाइव डाटा पे कराएं, जो हम प्रैक्टिस काम कर रहे हैं उस को आपको सिखाएं। क्योंकि थ्योरी में आई डोंट बिलीव कि थ्योरी में पढ़ाता रहूं, ये तो फर्स्ट क्लास लिए ताकि आपको ओवरव्यू दे दूं। उसके बाद सारा काम मैं आपको पहले प्रैक्टिकल कराऊंगा, बाद में थ्योरी कराऊंगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। तो पहले मेरा सर्टिफिकेट वगैरह भी कुछ आपको आ जाएगा, थ्योरी तो आप यार आप खुद भी कर सकते हो, मेन चीज है प्रैक्टिकल काम आना चाहिए। बिल्कुल सर, वही तो सर, वही से लगता है सर मार्केट। तो मेरी भी अप्रोच वही है, मेरी भी इंटेंशन वही है। तो मैं सारा काम प्रैक्टिकल कराऊंगा, जैसे जो भी टीडीएस के रिटर्न का टाइम आएगा तो फिर टीडीएस कराएंगे, ऐसे करके धीरे धीरे पूरा खत्म करेंगे। और इसके बाद कंटिन्यू चलता रहेगा ये। ठीक है, तो एक सिंपल सी मेंबरशिप है 499 की, वो अपने सारे फ्रेंड्स को बोलो कि सब लें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना अच्छा लगेगा। सर इसमें सर्टिफिकेशन मिलता है क्या? मान लो कोई एग्जाम में सर्टिफिकेशन मिलेगा जब मैं पूरा ये कोर्स खत्म करूंगा। जब आपका खत्म होने वाला होगा, सारे आप असाइनमेंट देख लोगे, तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा हमारी तरफ से। ओके सर। और बताइए, एक मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना आप, वीएमई क्लासेस के नाम से। वहां पर हम जॉब की ओपनिंग पूरी क्रॉस द इंडिया हमारा नेटवर्क है, तो हमारे पास आती रहती है, तो वहां पर भी हम डालेंगे। सर पिछले वाला नहीं है ना, आईपी लैब वाला नहीं है आपका, जो आईपी लैब पहले? आई प्लैब का मैं फाउंडर मेंबर था, मैं और अच्छा। मिस्टर गौरव, हम दोनों ने वो शुरू किया था। अच्छा पर अच्छा। उसमें प्रॉब्लम हुई, कुछ डिस्प्यूट है, जिस वजह से मैंने अपना ये पोर्टल अलग हाँ। बनाया है वीएमई क्लासेस के नाम से। इसको तो मैं उसी के लिए मैं बार बार सर्च कर रहा था टेलीग्राम पे, बट नहीं मिल रहा था इसलिए। हाँ, अब यही पोर्टल है वीएमई क्लासेस, सारी अच्छा, चीजें यहीं पर होंगी। अच्छा ठीक। आई ऐप इज नो मोर, वो 10-15 दिन के अंदर वो वेबसाइट बंद हो जाएगी। पुराने जो बच्चे हैं उनको हम एक्सेस दे देंगे, सारी चीजें यहीं होंगी। ठीक है, ठीक है सर। और पूछिए, और कोई डाउट? नहीं सर, अभी तो बस नहीं। ठीक है, तो हम 15 तारीख से शुरू करते हैं, ये वाली क्लास को अपलोड कर देंगे, असाइनमेंट डाल देंगे, सब ठीक। देखिएगा।
और आई होप आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर, आशीर्वाद कीजिए सर। हाँ सर। धन्यवाद सर। हमेशा टच में रहेगा, आप टेलीग्राम में मेरे को ज्वाइन कर लेना, अगर वहाँ पर्सनल कोई बात होती है तो वहां मेरे से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में आप डालना VME क्लासेस एंड निशांत एंड कंपनी। सर व्हाट्सएप ग्रुप, हेलो, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप होगा सर? व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम, टेलीग्राम होता है ना, टेलीग्राम एड्रेस जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का। हाँ टेलीग्राम ग्रुप होता है। सर पूरा इंस्टॉल है सर, सर्च करेंगे VME। हाँ उसमें सर्च करो VME क्लासेस। ओके सर सर। सर्च करता हूँ। हाँ VME क्लासेस सर्च करोगे, उसमें निशांत VME क्लासेस एंड निशांत एंड कंपनी लिखा होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर कोई मेरे से आप कोई पर्सनल भी कोई है, कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे को डाल दिया करना, मैं बाय द इवनिंग आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा, ठीक है। सर आपका नाम, सर मोबाइल नंबर? मिल गया सर। मोबाइल नंबर नहीं दे दोस्त, 749 मेंबर। अगर मोबाइल नंबर आप सबको दे दूंगा तो मैं फिर ना तो काम कर पाऊंगा ना आपको पढ़ा पाऊंगा। सर एक्चुअली हमारे पास कुछ रिक्वायर है सर, जो ITR के 10 से 20 है, तो पर्सनल से हेल्प कीजिए तो अच्छा होगा। आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज डालो, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ, ठीक है। सर एक्चुअली हम चाहता हूँ सर, आप आपके हाथों में कर लें ये 10 को, और बाद में हम फिजिकल कर लेंगे। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, आप पहले टेलीग्राम पे ग्रुप पे अपना नाम और नंबर कंसर्न डालो, फिर मैं आपको खुद कॉल बैक कर दूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। आप VME क्लासेस को ज्वाइन कर लेना सर। यस सर, मैंने ज्वाइन कर लिया। हाँ बस उसी पे मेरा आप पर्सनल मेरे को जा सकते हैं, मेरे को डाल दिया करना, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा और कोई इशू आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके। चलो बाय थैंक यू सो मच, आई होप दिस जर्नी विल हम सबके लिए फ्रूटफुल हो, और मैं भी जो मेरा ड्रीम है कि हर एक बच्चे तक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छे अकाउंटेंट को तैयार किया जाए इंडिया के अंदर, वो मैं कर पाऊं आप सबके सहयोग के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।